हाँ जी। तो अब देखो हम अपने टाइप 2 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, टाइप 2 देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। जैसे पिछले टाइप में हमने क्या पढ़ा था, मतलब वहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचाना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचाना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, देखो जब अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारा 2 बचना चाहिए। या तो एक तो काम है कि अगर हमें टेबल्स की अच्छी नॉलेज है, आप सीधा ऑप्शन का यूज़ करो और उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन का हमने काफ़ी यूज़ करना है HCF LCM के चैप्टर के अंदर, तो ऑप्शन का यूज़ करना भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो मैं छोटे से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सबसे किसे स्टार्ट करूँगा, सबसे बड़े से स्टार्ट करूँगा। अब अगर आपको 24 का टेबल आता है, आप इसको 24 से डिवाइड करके देखो, 24 4 का होता है 96, 96 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा नहीं, तो दैट मीन्स 24 तो मेरा आंसर है नहीं है, तो 24 को तो हटा दो। ठीक है, अब 18 से डिवाइड करके देखो कि 18 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 2 बच रहा है। 18 6 का कितना होता है 108, रिमाइंडर 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 18 7 का कितना होता है 126, रिमाइंडर 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि 9 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर दोनों में 2 ही बच रहा हो, लेकिन हमें तो ग्रेटेस्ट वाला चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सबसे बड़े नंबर से देखना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में होगा कि सही कई बार नन ऑफ दीज वगैरह भी आ जाता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर उस केस में देखो आपको क्या करना होता है, 110 और 128 ये ऐसे नंबर हैं जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। तो आप वो रिमाइंडर 2 उसमें से माइनस कर दो, तो 2 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 108, और 2 मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 126। तो अब हमारे पास ये वो नंबर आ गए जो क्या हो रहे होंगे, एग्जैक्टली पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। तो अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, हमें क्या लिखना होता है, डिफरेंस लेना होता है। यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। तो मैंने आपको बताया या तो जो डिफरेंस आया है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या उसी के कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होते हैं। तो अब जो डिफरेंस है हम उससे चेक करते हैं। 18 6 ज़ा 108 और 18 7 ज़ा 126, 18 इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई हो आपको कि हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए था जो इन दोनों को जब डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या बच जाए, 2 बच जाए। तो या तो आप ऑप्शन से सीधा डिवाइड करके देख लो कि किससे रिमाइंडर 2 बच रहा है, लेकिन स्टार्ट आपने सबसे बड़े से करना है। ठीक है, 24 से स्टार्ट किया, 24 ने डिवाइड नहीं किया, रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा था। 18 से फिर किया, फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसा भी हो सकता है 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए, लेकिन मुझे तो बड़ा चाहिए था इसलिए हमने 18 मार्क कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, जितना भी आपको रिमाइंडर दे रखा होगा वो रिमाइंडर दोनों में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब रिमाइंडर हटा ही दिया तो इसका मतलब अब वो वही वाली वैल्यू बन गई जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होंगी। तो एग्जैक्टली डिवाइड के लिए हमने क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस 18 आया, हमने चेक किया 18 दोनों को डिवाइड कर रहा था, तो 18 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपने खुद से बनाना है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, यहीं पे चेंज कर देते हैं बस, which will divide 33 168 and 198 leaving the remainder 3 in each case। और ऑप्शन 10 15 30 और 6, तो ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट। हाँ जी, सबसे पहले तो आप वही ऑप्शन वाला मेथड लगाओ। अगर हमें टेबल आते हैं और हमने सबसे बड़े वाला नंबर उठाना है, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 30। ठीक है, हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा रहा हो, 3 बचा रहा हूँ। 30 को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 30 से 168 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 30 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 15। 15 2 30, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक हो गया। 15 से करेंगे 165 पे जाएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, ये भी सही हो गया।
15 से करेंगे 195 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया। तो तीनों जगह पे कंडीशन ट्रू होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। अब 15 का टेबल तो सभी को आना ही चाहिए ना। अब ऐसे नहीं ना कि 15 के टेबल में भी आपको बार बार देखना पड़ेगी कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी ही पड़ेंगी। बिना टेबल्स की अच्छी कैलकुलेशन से फिर आप एचसीएफ निकाल नहीं पाओगे जल्दी से, ठीक है। एचसीएफ का फिर जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, अगर आपको टेबल्स की कैलकुलेशन नहीं आती हैं तो फिर आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमने क्या सीखा कि अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 33 में से 3 माइनस किया 30, 168 में से 3 माइनस किया 165, और 198 में से 3 माइनस किया 195। ये भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ओरली सीधा ये लिखना होता है 30, 165, 195, ठीक है। समझने के लिए सिर्फ मैंने लिख दिया आपके। अब आपको देखना है स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कौन सा बन रहा है, ठीक है। स्मॉलर डिफरेंस 161 30 बन रहा है, और स्मॉलेस्ट नंबर भी कितना है 30 है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉलर डिफरेंस। जो स्मॉलर डिफरेंस होगा एचसीएफ उससे बड़ा नहीं हो सकता, और एचसीएफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर उससे भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्मॉलर डिफरेंस भी अगर यहाँ पे देखा जाए कितना है 30 है। लेकिन अगर मैं 30 से चेक करूँगा, 30 से तो ये तो डिवाइड होते ही नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर तो हमने माइनस कर दिया ना, अब तो हमें वो नंबर चाहिए जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब 30 से ये तो डिवाइड होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 30 हमारा आंसर नहीं है। तो 30 के फर्दर फैक्टर, 30 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है 15। 15 से चेक किया ये भी डिवाइड हो रहा है, 15 से चेक किया ये भी डिवाइड हो रहा है, 15 से चेक किया ये भी डिवाइड हो रहा है, तो सारे 15 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है। हाँ जी, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन से भी उठा के चेक कर सकते हो। अगर आपको टेबल्स आते हैं, आपने थोड़ी सी बस ऑब्जर्वेशन ही तो करनी होती है, और सारे नंबर्स को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिवाइड करके देख लेंगे, या फिर आप रिमाइंडर माइनस कर दो फिर एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। टाइप 2 भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो फिर अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 411, 684 and 821, leaving 3, 4 and 5 as रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको ऑप्शन भी दे देते हैं 254, 146, 136 एंड 204। चलिए कोशिश कीजिए, एक बार 15 सेकंड बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले आपने खुद ही कोशिश करनी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो आपको खुद ही करना है, तो पहले आपने खुद से एक बार ट्राई करना होता है कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 411, 684 एंड 821, लिविंग 3, 4 एंड 5 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब आपको ना रिमाइंडर अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। टाइप 1 में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा था, टाइप 2 में क्या था, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए था। अब टाइप 3 में क्या है, डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं आपको कि जब आप एक नंबर से डिवाइड करो, 411 इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, जब आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, और जब आप इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नंबर भी आपको काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनसे भी डर लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना डरने की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी एक नंबर को उठा के चेक कर लो, ठीक है। जैसे 254 है, अब देखो 250 का डबल कितना होता है 500, वो तो जा ही नहीं रहा, तो किसी भी तरीके से रिमाइंडर 3 आ ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी तरीके से रिमाइंडर 3 आ नहीं सकता, ठीक है। 204 अगर मैं लूँगा, 204 का डबल कितना होता है 408, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, हाँ इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, 204 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, 612, लेकिन ये तो रिमाइंडर 4 नहीं दे रहा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
ठीक है। ऐसी अगर मैं 146 से, सबसे बड़े से ही हमें स्टार्ट करना होता है। अगर मैं 146 से देखूंगा 411 को 300 और ये भी रिमाइंडर 3 नहीं दे रहा तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा 136 से 411 को देखूंगा, वैसे तो 3 ऑप्शन कट गए, चौथे को हम मार्क कर देंगे। 136 से फिर भी आप देखोगे 100 इंटू 3 होता है 300, 36 3 ज़ा 108, तो 408 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो पहला सेटिस्फाई हो रहा है। 136 को 684 से करेंगे तो 136 100 इंटू 4 होता है 400, और 36 पंजे 100 इंटू 5 करेंगे 100 इंटू 5 500, और 36 5 ज़ा 180, तो 680 हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 4 आ गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। तीसरे में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 136 इंटू 6 करोगे तो कितना बन जाएगा 816, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो 136 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको थोड़ा इतनी कैलकुलेशन आपको बनानी आनी चाहिए कि आप देख सको कि कौन सा आंसर बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, ठीक है। सब में अलग अलग रिमाइंडर। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना, 411 में से उसका रिमाइंडर निकाल दो, लिख देता हूँ मैं, 411 में से उसका रिमाइंडर निकाल दो 408, 684 में से 684 में से उसका रिमाइंडर निकाल दो 680, और 821 में से 5 रिमाइंडर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 816, ठीक है। अब हमें वही करना है। अब हमारे पास ये वो नंबर आ गए जो क्या हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमें देखो डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लोगे आप, सबसे स्मॉलर डिफरेंस इसमें बनेगा, तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 136, ठीक है। अब देखो अगर हमने इस बार ये वाली प्रोसेस की होती तो ये ऑप्शन से भी फास्ट हो जाता। क्यों हो जाता, यहाँ देखो, अब हमने स्मॉलर डिफरेंस ले लिया, कितना आ रहा है 136, तो एचसीएफ 136 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर 136 से बड़ा नहीं हो सकता तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाने थे। अगर 136 से बड़ा एचसीएफ हो ही नहीं सकता तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाने थे, तो आंसर सीधा आ जाता 136, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा दे रखा होता तो 136 से अब हम चेक कर लेते, तीनों नंबर मेरे 136 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 136। हाँ जी, ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी हम क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि डिफरेंट रिमाइंडर बचाने थे। हम कौन से ऐसे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करें, हम कौन से ऐसे सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करें कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 3, 4 और 5 आना चाहिए था, तो वो कौन सा नंबर है हमारा 136 है, ठीक है। जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर थे वो उसमें से माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद तो जो नंबर आते हैं वो ये वो वाले नंबर हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर डिफरेंस लिया 136 ही तीनों को डिवाइड कर रहा था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हमने ऑप्शन से चेक किया कि 136 से बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों हमने वैसे ही काट दिए, तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो इसी टाइप 3 का एक क्वेश्चन वो करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर what is the greatest number by which 1657 and 2037 are divided 2037 are divided to give 6 and 5 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। देखो कुछ अक्षर हमने बचा लिए ना लिखने के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 एंड 2037 आर डिवाइडेड टू गिव 6 and 5 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन भी आपको देते हैं, ऑप्शन 133, 127, 235 और 305, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हो गए। चलो बना के देखो एक बार, 10 सेकंड 15 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, बना के देने की कोशिश करो। हाँ जी, वही है, या तो अगर हम ऑप्शन से उठा लें, ठीक है,
ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच दिस एंड दिस आर डिवाइडेड टू गिव 6 एंड 5 एज रिमाइंडर, कि इनसे डिवाइड करने पे 6 और 5 हमारा रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 305 है। 305 से इसको डिवाइड करोगे, फिर 235 से करोगे, 133 से करोगे। तो ये नंबर्स भी कई बार कहना कि एज ए स्टूडेंट हम नहीं सोच पाते कि इतना बड़ा डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं तो आपको फिर भी करके बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर हमें कई बार नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको मेथड बताया ये कि आपको क्या करना है ताकि हमारे लिए ईजी हो। देखो 1657 में से 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1651। अब एग्जाम में जितना काम करना तो उतना ही बता रहा हूँ। 1657 में से 6 निकाल दो, कितना हो जाएगा 1651। 2037 में से 5 निकाल दो, कितना हो जाएगा 2032। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे नंबर। अब ये नंबर क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। तो अब आप इनका डिफरेंस ले लो। इनका हमने क्या लेना है, डिफरेंस। 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 381 आ गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 381। तो या तो 381 ही आंसर है या 381 का ही कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो 381 है। ठीक है, अब या तो 381 ही होगा या 381 का कोई फैक्टर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में, देखो क्या ऑप्शन में कहीं पे 381 आपको दे रखा है, नहीं, तो इसका मतलब 381 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और 305 जो है वो 381 का फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 235 जो है वो भी इसका फैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 133 जो है वो भी इसका फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो 127 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 127 इसका फैक्टर है। 27 3 सा पता है ना 81 होता है, तो 100 इंटू 3 300 और 27 3 सा 81। इतनी हमें नंबर्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर इतनी नंबर्स की नॉलेज नहीं रखोगे तो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे। देखो करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो। जब नंबर्स के साथ खेलोगे ना, तभी तो आप आगे जाओगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो क्या करना था, देखो हमने, आपको पता है 6 और 5 रिमाइंडर आ रहा है, जिसका जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है वो आप उस वैल्यू में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1657 में से 6 माइनस कर दिया 1651। 2037 में से 5 माइनस कर दिया 203 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया 381। या तो आंसर हमारा 381 ही होना चाहिए, लेकिन 381 तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब 381 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, 381 नहीं है तो 381 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो अब देखो 305 जो तो वो तो 381 को डिवाइड करेगा नहीं, हटा दो उसको। 235 भी इसका फैक्टर नहीं है, उसको भी हटा दो। 133 भी इसका फैक्टर नहीं है, उसको भी हटा दिया। तो आंसर कौन सा बनेगा, 127, क्योंकि 127 इसका फैक्टर है और 127 इन दोनों को क्या कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है, क्लियर। चलें नेक्स्ट टाइप पे चलें। चलो, तो देखो ये हमने 3 टाइप पढ़ी हैं, जिसमें क्या हो रहा था कि हमें वो नंबर निकालना था जो डिवाइड करके, पहली टाइप में क्या था कि जब डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जब हमने सेकंड टाइप पढ़ी तो सेकंड टाइप में क्या था कि जब हम डिवाइड करें तो क्या बचना चाहिए, सेम रिमाइंडर आना चाहिए, दोनों में कोई ना कोई सेम रिमाइंडर आना चाहिए। जब हमने थर्ड टाइप पढ़ी तो उसमें क्या था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट रिमाइंडर आपको दे रखे थे। ठीक है, तो 3 टाइप हमारे पास ये हो गई। अब फोर्थ टाइप पढ़नी हमने HCF की। इसमें क्या है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ के आपको सबसे पहले खुद यही सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, कि HCF लगाना है कि LCM लगाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे करना होता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहा करो आप भी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student get
each student gets same number of pens and same number of pencils is, ठीक है। और ऑप्शन भी हम आपको साथ साथ में देते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है 91 है, 910 है, 1001 है और 1911 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि स्टेटमेंट हमें इस तरीके से दे रखी होती हैं। क्या दे रखा है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं अमंग होम, जिनके अंदर हम 1001 पेन को और 910 पेंसिल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। कि आपने क्या करना है, पेन और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्टूडेंट्स के अंदर और इस तरीके से डिवाइड करना है कि सबके पास सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ क्या आ जाए, पेंसिल आ जाए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई एक फैक्टर निकालना पड़ेगा जो सब में क्या करता हो, सब चीज़ों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता हो। तो हमें 1001 पेन्स का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1001 हमारे पास पेन है और 910 हमारे पास पेंसिल हैं। तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सब में क्या हो जाए, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, कि जितने पेन बच्चे को मिल रहे हैं उतनी ही पेंसिल भी मिल जाएं और सब में बराबर क्या हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ठीक है। तो या तो हम इसको ऑप्शन से कर लें या फिर यहाँ पे डिफरेंस ले लो। देखो यहाँ पे डिफरेंस लेंगे इनका, 910 और 1001, डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है, 91। तो 91 ही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 91 देखो दोनों को डिवाइड कर रहा है, पता चल रहा है 91 से करेंगे 10 पे जा रहा है और ये कितने पे जा रहा है, 11 पे। तो 91 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सीधा आंसर मार्क कर दो, कितना हो जाएगा, 91, क्योंकि 91 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब स्टेटमेंट आपको दे रखी होगी, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई करना है, क्या हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन हम और ऐसे करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। बात समझ में आ रही है, दोबारा देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने थे जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 1001 पेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और 910 पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सच दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। उन बच्चों को उतने ही पेन मिलने चाहिए और उतनी ही क्या मिलनी चाहिए, पेंसिल मिलनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पेन और पेंसिल का। तो पेन और पेंसिल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो वो कितना बन रहा है, 91। डिफरेंस लेके, डिफरेंस वाली बात आपने याद रखनी है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पिछला वाला सारा रिवाइज करते रहा करो साथ साथ में, पिछली बातें जो है ना वो आपको याद रहनी चाहिए। टाइप 1 में भी हमने कुछ इसी टाइप पे सीखा था, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड हो रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ ये लिखो, देखो क्वेश्चन, ये काफ़ी जगह पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। अ gardener has 44 apple tree. A gardener has 44 apple tree, 66 banana tree, 66 banana tree and 110 mango tree. And 110 mango tree. Full stop. He want to plant them. He want to plant them in rows. साथ साथ में क्वेश्चन लिखते रहो, समझते रहो और सॉल्व करते रहो, कि जितनी देर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना उतनी देर में आपने क्वेश्चन लिखना भी है, सॉल्व भी करना है। He want to plant them in rows in such a way that each row contain only one type of plant. Each row contain only one type of plant and also has
equal number of plants and also has equal number of plants, full stop. Find the minimum number of rows. चलिए बना के देखिए क्या आंसर आएगा। चलो देखो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ गार्डनर हैज़ 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री, फुल स्टॉप। इतने ट्री हैं उसके पास। ही वॉन्ट टू प्लांट दैम इन रोज, उसने उनको रोज में लगाना है। इन सच अ वे दैट, इस तरीके से ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट, हर रो के अंदर एक ही टाइप का प्लांट होना चाहिए। एंड ऑल्सो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स, और उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स ही आने चाहिए। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कम से कम कितनी वो रो बना सकता है, तो वो हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि वर्ड आ रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, तो बच्चों को लगता है हमें तो कम से कम निकालना है। लेकिन देखो कम से कम रो कब बनेंगी, जब हम एक रो के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स लगा सकेंगे। तो हमें प्लांट्स का क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। इस बात को समझ रहे हो। यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन में लिखा होता है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज, कम से कम रो तो तब बनेंगी ना जब आप एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे। ठीक है। तो यहाँ देखो 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री, ये आपके पास प्लांट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास प्लांट्स हैं। इनको आपने लगाना है रो के अंदर। इनको हमने ऐसे रोज में लगाना है। रो कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं। चलो रो ऐसे होती है हमारी, ऐसे रो में लगाना है। तो कम से कम हमारी रो बने, तो कम से कम रो तो तब बनेगी जब आप एक रो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा पाओगे। तो प्लांट्स का मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है, 22। स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। तो और देखो 22 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। मैं बता दूं, इसको देखते ही ना बच्चे के मन में सबसे पहले 11 आ जाता है कि 11 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन देखो ये 22 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो 22 जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, 22 जो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, आपको पता होना चाहिए जो 22 आपने HCF निकाला ये क्या चीज़ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकाल लिया 22, लेकिन ये है क्या चीज़, आया क्या, 22 क्या है, 22 क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। 22 क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं जितने आप एक रो में लगा सकते हो। नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी प्लांटेड इन रो। 22 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला वो क्या है, नंबर ऑफ प्लांट दैट कैन बी प्लांटेड इन अ रो। एक रो में आप 22 प्लांट लगा सकते हो। तो अब देखो आपके पास 44 एप्पल ट्री हैं। अगर 44 एप्पल ट्री हैं, आप एक रो के अंदर 22 लगा सकते हो। तो 44 डिवाइड बाय 22 कितनी रोज बनेंगी, 2 रोज बनेंगी। 66 आपके पास बनाना ट्री हैं, आप एक रो में 22 लगा सकते हो। तो कितनी रो बनेंगी, 3 रो बनेंगी। 110 हमारे पास एप्पल ट्री हैं, 22 एक रो में लगा सकते हैं, तो कितनी बनेंगी, 5 रो बनेंगी। तो सभी रो के अंदर 22 प्लांट ही लगे हैं। ईच रो कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स। एक रो के अंदर एक ही प्लांट होना चाहिए। तो देखो पहले मैंने एक रो बनाई, ठीक है, 22 उसके अंदर क्या लगा दिया मैंने, एप्पल ट्री यहाँ पे। और दूसरी रो बनाई, उसके अंदर भी 22 क्या लगाए, एप्पल ट्री। तो ये 2 रो हो गई एप्पल ट्री के लिए। फिर बनाना ट्री के लिए 22 बनाना के लिए, फिर 22 बनाना के लिए, फिर 22 बनाने के लिए। ये 3 रो हो गई किसके लिए, बनाना ट्री के लिए। तो 2 और 3 5 और 5 10, तो कितनी रोज हमारे पास बनेंगी, 10 रोज हमारा आंसर। हाँ जी, बात समझ पाए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। आपने ध्यान रखना कई बार वर्डिंग दूसरी होती है। अभी तक क्या ना क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग ग्रेटेस्ट आ रही थी, तो आपको लगा जब ग्रेट आएगा तभी हम करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ रोज है, लेकिन यहाँ पे भावनाओं को भी समझना था। कम से कम रो तब बनेंगी जब एक रो के अंदर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो
44 एप्पल ट्री थे, 66 बनाना ट्री थे, 110 मैंगो ट्री थे। हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, कितना आया 22। ठीक है, तो 22 प्लांट हम एक रो में लगा सकते हैं। तो 22 प्लांट जब आप एक रो में लगा सकते हो तो इसके लिए 2 रो बन जाएंगी, इसके लिए 3 रो, इसके लिए 5 रो, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 10 रोज। क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप कैसे हटा सकते हो, ठीक है, वो हमने समझना है। ठीक है, पहले तो कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो पहले हम वही पढ़ लेते हैं। देखो, अ फार्मर हैज़ 945 काउज एंड 2475 क्या है उसके पास शीप है। ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का मतलब लिख सकते हो ग्रुप। ठीक है, फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है ग्रुप, यहाँ लिख देता हूँ। ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक। फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप में करते हैं वो फार्मिंग। कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट, मतलब काउ को अलग करता है और शीप को अलग करता है, अलग अलग ग्रुप में रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय और भैंस मिला दे। ठीक है, गाय भैंस नहीं, इसमें काउ और शीप है। ठीक है, एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक। हर फ्लॉक के अंदर, हर ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ एनिमल्स रहेंगे। ठीक है, इफ़ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल, ये फ्लॉक्स अगर मैक्सिमम नंबर के हों, जितने बड़े हो सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए फ्लॉक। ठीक है, तो हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स एक फ्लॉक में कितने हो सकते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, और टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स मुझे चाहिए कितने होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, कि फ्लॉक का साइज बड़े से बड़ा कितना हो सकता है और कितने नंबर ऑफ फ्लॉक्स होंगे। तो देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो फ्लॉक का साइज बड़े से बड़ा, इसका मतलब ये जो पहले वाला जो आपको नंबर दे रखा है ना, ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कि साइज क्या होगा, फ्लॉक का साइज कितना होगा, कि एक ग्रुप के अंदर कितने एनिमल्स होंगे, कितनी काउज होंगी, कि एक ग्रुप में 15 काउ होंगी, कि 9 होंगी, कि 45 होंगी, 46 होंगी। और ये क्या है कि ग्रुप कितने होंगे, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि कितने मैक्सिमम हमारे क्या बनेंगे ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो 945 हमारे पास काउ है, 2475 हमारे पास क्या है शिप है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, देखो डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए वैल्यू मेरे पास है ही, यहाँ पे 15 है, 9 है, 45 है और 46 है, तो क्यों ना मिनी का यूज़ करें। ठीक है, हम अपनी तरफ से क्यों मेहनत करें। तो अब देखो जैसे अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़े से उठाएंगे ना, सबसे पहले 46 उठाओगे, 46 जगह सीधा 46 का टेबल ना यहाँ पे नहीं यूज़ करना। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है, ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये नंबर भी क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा ऐसा ही होगा जो 5 से तो डिवाइड होना ही चाहिए। तो इसका मतलब डी ऑप्शन को तो पहले ही देखते ही हटा दो। ठीक है, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको भी हटा दो, ये भी नहीं हो सकता। पहली बात समझ में आ रही है, ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो दोनों में कॉमन तो 5 आएगा ही आएगा ना, तो 5 हमारा आएगा ही आएगा, तो 5 तो होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बिठा दिया, इसको बिठा दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखना है 45। अब देखो 45 का टेबल ना यूज़ करके, वह तो 45 से भी देख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि 45 दूनी 90, 45 से डिवाइड हो रहा है ये 45। आपको पता है 45 का मतलब होता है 5 और 9। 45 क्या होता है 9 5 से 45, मतलब 5 से भी डिवाइड चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, तो 5 से तो दोनों डिवाइड हो ही रहे हैं। ठीक है, 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, जिसने स्टार्टिंग वाली अगर क्लासेस नहीं देखी होंगी अभी, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। 9 का डिजिट होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, कि डिजिट्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 और दोनों 5 और 4 9, 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो 45 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि ये देखो ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई। आपने ऑप्शन से कैसे करना था, हमसे देखो क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि इफ़ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन फ्लॉक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स एक ग्रुप में कितने हो सकते हैं, मतलब एक तो हमसे पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा कि नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, कि फ्लॉक्स ग्रुप्स कितने बनेंगे, ये क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आंसर निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा फैक्टर होगा वो 5 से तो पहले डिवाइड होना ही चाहिए। 5 तो दोनों में आ ही रहा है, वो कंफर्म है, क्योंकि दोनों वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही हैं। ये 5 का फैक्टर नहीं है, ये भी 5 का फैक्टर नहीं है, बी भी हटा दिया, डी भी हटा दिया।
अब मैंने देखा 45 को, 45 होता है 5 और 9 का मल्टीपल, तो मतलब ये जो दोनों नंबर है ना, अगर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ये 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। 5 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, ठीक है, और 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 45 और 76। नहीं फिर भी आपका दिल मानता, ठीक है। तो अब अगर आपको करना है तो इसके फिर आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करो, इसे क्या बना लो, फैक्टर्स बना लो। तो हम क्या करते हैं ना, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं पूरा समझाने के लिए, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। मैं इसको 5 से करता हूँ, देखो 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है, 44 बचेगा, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45, 9 से कर दो 9 2 ज़ा, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा 3 7 ज़ा 21। इसके भी 5 से फैक्टर बना लो, 5 4 ज़ा 20 और 9 और 5 हो जाएगा, फिर 5 से कर दो 99 आ जाएगा, फिर 9 से कर दो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो फैक्टर्स बनाने तो आपके जल्दी जल्दी फैक्टर बनने चाहिए। अब देख लो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक हमारे पास 9 यहाँ पे, एक 9 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, तो 45 हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आपको नहीं दे रखा होता, आपको सिर्फ ये पूछा गया कि ग्रुप्स कितने बनेंगे, तो अब आपने क्या करना कि जब 45 आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया कि मतलब सबसे जो बड़ा ग्रुप बन सकता है, सबसे जो बड़ा ग्रुप बन सकता है एनिमल्स का, वो कितने का बन सकता है, 45 का ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में आप 45 का वो रख सकते हो, एक ग्रुप में आप 45 शिप रख सकते हो। तो 945 जब है, 945 डिवाइड बाई 45, तो 45 दूनी 900 और 21, यहाँ से ग्रुप बनेंगे 21। 2475 जब है, ठीक है, डिवाइड बाय 45, तो यहाँ से 45 जाएगा, 5 पे जाएगा पहले और फिर से 5 पे चला जाएगा, तो 55 प्लस 21 तो कितना हो जाएगा 76। तो यहाँ से हमारे पास ग्रुप कितने बनेंगे, 76 बनेंगे। हाँ जी, तो अब तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि हमने ये क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। नहीं समझ में आ गया तो अब दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, रिवाइंड करके, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो फिर ये वाली टाइप भी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। देखो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें भी कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सिखानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी टाइप में। देखो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। वो कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल हमें लगेंगी अगर हमें एक रूम को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। कम से कम टाइल लगाने, देखो यहाँ पे भी बात को समझना पड़ता है, ये नहीं कि लीस्ट देखते ही एलसीएम निकाल दिया। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कम से कम कितनी टाइल लगेंगी। अगर टाइल हमें कम से कम लगानी है तो टाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब टाइल का साइज़ बड़ा होगा तभी तो कम से कम टाइल लगेंगी। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स, और टाइल्स कैसी हमारी स्क्वायर टाइल्स हैं, रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 15 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना रूम है आपका। एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो 900 मीटर और 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। पहले भी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको सिखाया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1517 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 902 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगानी है यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स। अब हमें क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और टाइल्स आपने बिल्कुल इस तरीके से लगानी है, टाइल्स हमने बिल्कुल इस तरीके से लगानी है स्क्वायर टाइल्स कि पूरी क्या हो जाए, वो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो जाएं। तो इसका मतलब हमें बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ का क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे हमारी टाइल लगनी चाहिए बराबर बराबर, ठीक है, तभी तो हमारा कमरा सुंदर लगेगा कि बराबर बराबर टाइल लगी होंगी। टेढ़ी मेढ़ी लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका और इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक मेथड तो मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि दोनों के फैक्टर क्या कर लो, अलग अलग बना लो, दोनों के अलग अलग फैक्टर बना के हम निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा HCF, ठीक है, वो हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब आप डिफरेंस लेके भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, अब डिफरेंस लेके भी हम फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ देखो अगर 1517 और 902, ठीक है, इसका अगर डिफरेंस लिया जाए तो 900 600 615 हो जाएगा, 615 हमारा क्या होगा, इनका डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आप डिफरेंस के फैक्टर से भी देख सकते हो, अगर मैं डिफरेंस से इससे फैक्टर बनाऊं, क्योंकि देखो या तो 615 ही HCF होगा, या तो 615 ही HCF होगा, या 615 का फर्दर कोई ना कोई फैक्टर होगा, ये हमने सीखा ही हुआ है, ठीक है। अब 615 तो होगा नहीं क्योंकि वो तो इसको डिवाइड करेगा नहीं,
615 तो होगा नहीं ना, जो डिफरेंस लिया वो तो डिवाइड करेगा नहीं, उसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो देखते हैं, 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और 3 ज़ा, ठीक है, 3 से करो 41, बस यही फैक्टर आ रहे हैं। या तो 615 आंसर होगा, 615 हो नहीं सकता। फिर उसके बाद 3 ही फैक्टर बचे हैं, या 5 या 3 या 41, ठीक है, तो इन्हीं में से कोई होगा। अब देखो 5 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 भी मतलब कि उस फैक्टर में हम ले नहीं सकते। 3 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं होगा। ना 5 है ना 3 है, तो 5 और 3 तो HCF में होना ही नहीं चाहिए। 5 और 3 हमारा HCF में हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ बचा क्या है, 41। तो 41 ही क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो टाइल का साइज होगा ना, जो मैक्सिमम टाइल का साइज है, वो कितना हो सकता है, 41 हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने 5 और 3 को एलिमिनेट कैसे किया, मैंने देखा 5 तो इसका एक फैक्टर हो ही नहीं सकता ना, 5 तो किसी भी नंबर में आ नहीं सकता। कि ऐसे नहीं चेक करना कि आपने 41 × 5 हम करके चेक करते हैं, वो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, तो 5 तो उसके HCF में हो ही नहीं सकता। 3 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो 3 भी उसके HCF में नहीं हो सकता। तो सिर्फ बचा क्या, 41। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या बना, 41 बना, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया तो सभी को पता होगा ना, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पूरे रूम के एरिया को मुझे क्या करना है, एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। पूरे रूम के एरिया को मुझे एक टाइल के एरिया से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे हमारे पास। और जो टाइल है वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो रेक्टेंगल के एरिया को हम स्क्वायर के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पूरे रूम का एरिया 1517 × 902, तो ये हमारे पास हो गया पूरे रूम का एरिया। और उसको मुझे क्या करना है, एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना है, ठीक है। और हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कितना है, 41। मतलब जो टाइल का जो साइज़ है, जो टाइल का साइज़ है वो कितना होगा, 41/41 की टाइल होगी। तो नीचे भी आप 41 लिखोगे और यहाँ पे भी आप 41 लिखोगे, ठीक है। तो अब हमारे 41 से हमने इसको कैंसिल करना है। तो 41 से ये आपका कटेगा, देखो 37 पे, और 41 से ये आपका कटेगा 22 पे। तो 37 × 22 814 टाइल्स आ जाएंगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में ना कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन नहीं है समझ लो फिर वो गया, ठीक है। कैलकुलेशन के बिना काम नहीं चलेगा, कैलकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए ना, बिना कैलकुलेशन के कैसे होगा काम, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, हमें कम से कम टाइल्स लगानी थी, ठीक है। और अगर कम से कम टाइल लगानी तो टाइल का साइज़ क्या चाहिए आपको, बड़े से बड़ा चाहिए, टाइल बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा रूम के लेंथ और ब्रेड्थ का। तो 1517 और 902, या तो दोनों का अलग अलग बना के देख लो, कुछ तो मेहनत करो खुद भी, या तो दोनों का हम अलग अलग फैक्टर बना के देख लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 41 मिलेगा, ठीक है। नहीं तो हमने डिफरेंस लिया, डिफरेंस आया 615, या तो 615 ही होता है आपको पता है, या उसी का कोई ना कोई सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है। हमने 5 से ये हमने देख लिया, हमने देखा एक फैक्टर है 5 तो इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो 5 हमारा फैक्टर में आना ही नहीं चाहिए। 3 भी इसको नहीं डिवाइड कर सकता, तो 3 भी हमारा फैक्टर में नहीं आना चाहिए। तो बचा अकेला कौन, सिर्फ 41। तो 41 ही हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब टाइल्स आएंगी कैसे, पूरे रूम के एरिया को हम एक टाइल के एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पूरे रूम का एरिया 1517 × 902 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पूरे रूम का एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया, ए स्क्वायर है, जो टाइल का साइज़ है वो कितना होगा, 41/41 की टाइल होगी। तो ए स्क्वायर मतलब 41 × 41, 41 से काटेंगे, थोड़ा अंदाज़ा लगाना चाहिए, 41 × 3 होता है 123। बच गया हमारे पास, पता है कि लास्ट में 7 आ रहा है, 7 से ही कटेगा तो 37 आ गया। यहाँ पे 41 2 कितना होता है, 82 होता है, 82 हो गया, 8 बच गया 82, 41 2 82 हो गया, 37 को 22 से कर दिया, 814 टाइल्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए फिर चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर।